देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। तैयार हो जाइए बड़े एक्शन वाले दिन के लिए। कमजोर जीडीपी के आंकड़े, ग्लोबल मार्केट की कमजोरी और क्रूड में भारी उतार चढ़ाव और उछाल के बीच भारतीय बाजारों में बड़ा एक्शन आज दिखने वाला है और ऑटो कंपनियों के सेल्स आंकड़े भी आने वाले हैं। इन सब के बीच में क्या 8000 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर पाएगा या फिर कमजोरी अब और बढ़ने के आसार हैं? कैसे ट्रेड करें आप और क्या लेवल्स अहम है और किन सेक्टर स्टॉक्स पर रखें नजर, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे अनिल ने कहा, कल भारतीय बाजारों में फिर से 2 दिन की तेजी के बाद कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला। 79-71 पर दिन की समाप्ति। कैपिटल गुड शेयर थे जहां पर ऊपरी लेवल से बिकवाली का दबाव, चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स में सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी, लेकिन आज भी एक बेहद खराब शुरुआत दिखेगी और ये पूरे संकेत मिल रहे हैं SGX निफ्टी से अब 100 पॉइंट नीचे है, 7888 के लेवल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में एक बार फिर बिकवाली हावी हुई है। अमेरिका के लिए एक बेहद खराब सत्र और आज एशिया की शुरुआत भी नर्म है। हाईलाइट समझ लेते हैं इस ट्रेड के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष वर्मा। हाय, गुड मॉर्निंग। अमेरिका की आपने बात करी। इनफैक्ट सोमवार को कह लें या फिर महीने का लास्ट ट्रेडिंग सेशन कमजोरी का था। इनफैक्ट ये जो बीता अगस्त का महीना रहा है बेहद वॉलेटाइल, बेहद अनसर्टेन और अनिश्चितता इस बात से थी फेड को लेकर, चीन को लेकर, जिसके चलते अमेरिकन मार्केट में कमजोरी थी। 6% से ज्यादा का फॉल बीते एक महीने में अमेरिकन इंडिसेस ने दिखाया है। कल वहां पे 2/3 से 1% का दबाव था। मेरे ख्याल से इस टाइम पे निवेशक इस बात से कंसर्न है कि जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है एक खत्म हो चुका है या सिर्फ एक प्रेल्यूड है और अभी भी वर्स्ट यहां से और देखना को मिलने वाला है। यही ओवरहैंग है जिसके चलते आप देख रहे हैं लगातार इक्विटी मार्केट्स में दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा है। इनफैक्ट बीता महीना 5 इंस्टेंसेस ऐसे थे जब डाउ या वहां के बेंचमार्क्स 2% से ज्यादा ऊपर या नीचे गए थे। ऐसी वोलेटिलिटी मेरे ख्याल से पिछले 4 सालों में एक बार भी देखने को नहीं मिली है। हिस्टोरिक इंट्राडे रिवर्सल्स हमने बीते हफ्ते आते हुए देखे थे, जब हफ्ते में तगड़ी पिटाई के बाद पूरे हफ्ते में वीक ऑन वीक गेन्स के साथ अमेरिकन मार्केट्स फाइनली कामकाज कर रहे थे, तो बहुत वोलेटाइल हो रहा है। कल डाउ एक समय 200 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था, फाइनली लेकिन 115 अंक के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ। लो लेवल से रिकवरी क्यों आई? कच्चा तेल कल 8% उछाल देखने को मिला, लगातार तीसरा स्ट्रेट सेशन था, तो वहां पर एनर्जी शेयरों में अचानक खरीदारी आई और उसके चलते लोअर लेवल से एक रिकवरी जरूर थी, पर कमजोर सेशन था। यूरोप में दबाव था, लंदन के मार्केट्स ध्यान रखे बंद थे कल, लेकिन जर्मनी और फ्रांस के मार्केट्स में आधे % तक की कमजोरी थी। कमजोरी इसीलिए क्योंकि चाइना को लेकर कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, यूएस फेड के आउटकम को लेकर कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, और कल हमने वैसे ही देखा था एशिया कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था और जब यूएस खुला था शुरुआत में तो अच्छा खासा दबाव था, तो उसी का इंपैक्ट यूरोप में देखने को मिला। पर इतने कमजोर क्यूज नहीं थे जितनी कमजोरी के साथ एशिया इस समय कामकाज कर रहा है। तो एक तो वीक यूएस क्यूज हमने उठाए, वो लीड कमजोर थी। दूसरी दिक्कत की बात, चीन को लेकर लगातार और पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि वो इकोनॉमी वाकई कमजोरी के साथ कामकाज कर रही है। आज ऑफिशियल PMI आंकड़ा आया चीन में जो 49.7 पे आया है, यानी कि पिछले 4-5 सालों में 2012 के बाद सबसे कमजोर आंकड़ा है। तो हमारी वीक यूएस लीड, चीन को लेकर कंसर्न जो माउंट हो रहे हैं, इसलिए एशिया में और अतिरिक्त दबाव के साथ कामकाज है। SGX निफ्टी जैसे आपने हाईलाइट करा 1.5% तक की मार्क इंडिकेशंस, तो क्लियरली बहुत ही खराब संकेत और SGX निफ्टी पिट रहा है, पिस रहा है। अनिल, कितनी और गिरावट आएगी, क्योंकि चाइना का संकट है जो आसानी से सुलझेगा नहीं। फिर से डर ये लग रहा है कि शायद चाइना एक बार फिर से अपना डिवेल्यूशन करने की कोशिश करे, क्योंकि जो PMI आंकड़े आए हैं वो 2012 के बाद के सबसे लोएस्ट लेवल पर आए हैं। ग्रोथ काफी तेजी से कमजोर होती हुई दिख रही है और वो बड़ी चिंता की बात है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से चीन की सरकार और सेंट्रल बैंक लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है वहां की इकोनॉमी को चुस्त रखने के लिए, इन आंकड़ों को देखकर शायद और एक्शन होता हुआ दिखे। अब इन आंकड़ों में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फिर सीधे तौर पर एक ही तरीका है और वो है कि करेंसी को डिवैल्यू करके आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें, और वो डर मुझे लगता है कि बाजारों को सता रहा है। ग्लोबल मार्केट से 2-3 संकेत हमारे लिए बेहद अहम है। एक और जिस तरह से चीन की चिंताएं चल रही है और उस पर जो रिएक्शन ग्लोबल मार्केट्स का आ रहा है, उससे 1-on-1 कोरिलेशन इक्विटी मार्केट का होना तय है। भले हम थोड़ा कम गिरे, लेकिन गिरना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए चीन के बाजार जिस तरह से 4.5-5% नीचे, निक्की 2-3% अगर नीचे है तो फिर भारतीय बाजार बच नहीं पाएंगे। और जनरली एक और बात हर्षदा
हम डाउ फ्यूचर्स जनरली दोपहर के बाद देखना शुरू करते हैं। आजकल ऐसा हो गया कि सुबह सुबह से आपको डाउ फ्यूचर्स देखने पड़ते हैं, और डाउ फ्यूचर्स को देखिए लगभग 150 पौने 200 पॉइंट, इनफैक्ट 270 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स नीचे नजर आ रहे हैं। तो वो एक दूसरी बड़ी चिंता की बात है। लेकिन दो फैक्टर जो ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, पहला तो क्रूड। पिछले 5 दिनों में अगर आप क्रूड देखिए लगभग 27-28% का बड़ा उछाल क्रूड में आया है, और ये बहुत हद तक अननोटिस्ड गया है कि आपको लगता है कि चलिए सिर्फ परसेंटेज टर्म में बड़ा दिखा है, डॉलर टर्म्स में उछाल उतना बड़ा नहीं है, लेकिन 40 से 48 डॉलर के आसपास अभी भी क्रूड है, और 50 डॉलर के आसपास पहुंचना है। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि क्रूड का जो एक बड़ा कंफर्ट था, जो लोग सोच रहे थे कि बहुत नीचे जाएगा, वो फिलहाल कंफर्ट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। और इस डिसकंफर्ट के साथ एक बड़ी नेगेटिव जो होती दिख रही है वो करेंसी की कमजोरी की है। सिर्फ क्रूड अगर 47, 48, 50 डॉलर पर स्टेबल भी हो जाए तब भी हम उसे एंजॉय करेंगे। वो तब होगा जब करेंसी कमजोर ना होता दिखे। कल फिर आप देखिए 0.5% रुपए में कमजोरी हुई। आज पूरे संकेत है कि रुपए में कुछ और कमजोरी होगी। जो संकेत आ रहे हैं वो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आरबीआई शायद 68.5, 69 तक रुपये को स्टेबल करने में कंफर्टेबल रहे। धीरे धीरे उस लेवल की ओर रुपया बढ़ता हुआ नजर आए। तो रुपए की गिरावट का सिलसिला भले ही थोड़ा सा स्पीड के लिहाज से कम होता हुआ दिखा है, लेकिन डायरेक्शन बहुत क्लियर है कमजोरी की तरफ। और मुझे ये लगता है कि उस लिहाज से अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं वो हमारे लिए काफी नेगेटिव साइड पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर एसजीएक्स निफ्टी इस तरह के संकेत दे रहा है कि सेंचुरी मारकर हम नीचे की तरफ खुले, तो मुझे आश्चर्य नहीं है। जी हाँ, और बहुत ही खराब स्थिति। तो 8000 के पार निकलना तो दूर, 7900 होल्ड करना मुश्किल रहेगा। आज यही संकेत मिल रहे हैं। अनिल, एक तरफ जो ये इंटरनेशनल क्यूज इतने खराब है, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी कोई ऐसी चौंकाने वाली या फिर बहुत ही एक्साइटिंग स्थिति नहीं है। जीडीपी आंकड़े एक्सपेक्टेड था डिक्लाइन आएगा, लेकिन 7%। उसके बाद कोर सेक्टर डेटा, वहां पर भी भारी भरकम गिरावट। ये चिंताजनक परफॉर्मेंस है। सर, एक तो बात ये कि 7% की जीडीपी ग्रोथ नई सीरीज पर है। पुराने आंकड़ों के लिहाज से देखें तो शायद 5% से भी हम नीचे हैं, तो या उसके आसपास है, तो ये डेटा कोई अच्छा तो है नहीं। दूसरी बात है कि 7% की ग्रोथ के डेटा भी मैच नहीं होते, मैथ्स कैलकुलेट नहीं हो पा रही, तो उस पर भी कितना भरोसा किया जाए। तीसरी बात, जो कोर सेक्टर डेटा की आपने बात की वो कमजोर आए हैं, और उसको देखकर आप मान सकते हैं कि अब आईआईपी के नंबर जो आएंगे वो कमजोर रहेंगे। तीसरी बात है कि इन डेटा को हम इस तिमाही के लिए बेहतर मानकर चल रहे हैं कि शायद इस साल की ये बेहतर तिमाही हो, तो इसका मतलब तो ये कि अब आने वाली 2 तिमाहियों के नंबर्स और कमजोर आने। तो इन सब के बीच में आपको पॉजिटिव क्या दिखता है? फिर जो आप ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले देश हैं, वो तो दिख नहीं रहा, और वो नहीं दिख रहा है तो फिर एफआईएस क्यों बुलिश होंगे? अब इन सब डेटा के बीच में कुछ लोग हैं, और जो बाजार में बड़ी बातें वो ये कि आरबीआई रेट कट कर सकता है डेटा ग्रोथ को देखते हुए। जब इन्फ्लेशन आपके काबू में, फायदा होगा उस रेट का? पहली बात तो ये करेगा क्या? फायदा की बात तो सेकेंडरी है, पहली बात करेगा क्या? क्योंकि अब तक कभी आरबीआई ने ग्रोथ के हिसाब से अपना रेट कट का इंस्टांस लिया नहीं है। दूसरी दिक्कत की बात यह है कि हो सकता है इन डेटा को देखकर और इन्फ्लेशन को देखकर आरबीआई सोचे भी, लेकिन तब भी एक बड़ी तलवार लटकी हुई है, और वो तलवार लटकी हुई है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की। और मुझे लगता है डॉक्टर रघुराम राजन इन्फ्लेशन से ज्यादा इस वक्त दुनिया भर का सिनेरियो देख रहे हैं, और उस लिहाज से जब चाइना अगर डिवैल्यू करे, आपकी करेंसी कमजोर हो रही है, और जैसे आप रेट कट करेंगे करेंसी और कमजोर होगी, बॉन्ड यील्ड्स और आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में रेट कट का सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तीसरी बात एक और ये कि पिछले 2 दिनों में आप देखिए कितने सारे बैंक है जिन्होंने बेस रेट कट करना शुरू कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसमिशन हो रहा है। जो आपको इकोनॉमी में चाहिए कि बैंक्स ट्रांसमिशन करके थोड़ी रेट्स कम करे, वो होना तो शुरू हो गया है। तो फिर ऐसे में मुझे लगता है कि 17-18 को जो एफओएमसी की मीटिंग है उसका आउटकम हम देखेंगे। लेकिन लग रहा है इन सब सिचुएशन को देखते हुए कि इतने ग्रोथ के बुरे आंकड़े होने के बावजूद ब्याज दरों में जो कटौती की उम्मीद ट्रेडर्स लगाकर बैठे थे पिछले वीकेंड पर भी, वो निराश होंगे। बहुत जल्दी रेट कट हो, मुझे संभावना कम दिखती है, और वो चिंताजनक जरूर रहेगा। इस बीच एफआईआईज जैसे हम बात कर रहे थे कि उनका रुझान शायद भारतीय बाजारों पर बदलेगा जरूर। कैश मार्केट में देखिए फिर से बिकवाली के आंकड़े, और ये करीब 550 करोड़ के नंबर्स हैं। डोमेस्टिक फंड्स ने कोशिश की है उसको मैचअप करने की, यहाँ पर 480 करोड़ की खरीदारी हुई। लेकिन अनिल, वायदे बाजार में हम देख रहे हैं काफी स्ट्रांग नंबर्स हैं, तो ये क्या प्राइमरीली हेज है या फिर अब धीरे धीरे करके पैसा वो लॉन्ग ओनली फंड्स वापस लौट रहे हैं? कैसे समझें इसे? डेटा बुरे नहीं है, लेकिन ये कितने लंबे समय तक अच्छे रहेंगे ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए कैश मार्केट में 2 दिन की खरीदारी के बाद एफआईआईज ने फिर से हाथ खींच लिया। भले ही डोमेस्टिक फंड्स लिक्विडिटी दे रहे हैं और शायद देंगे भी आगे भी, वो एक अपनी जगह अच्छा फैक्टर है। लेकिन अब वायदा कारोबार का डेटा देखिए, 540 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी हुई है, और 3 सेशन में आप देखिए तो लगभग 4,500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद लिए। क्यों खरीदे? क्योंकि आपने काफी हद तक
शॉर्ट पोजीशंस कवर किए फ्यूचर्स में, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में एफआईज की थी, तो उन्हें लग रहा है कि 8,000 के आसपास शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी का आंकड़ा जरूर मैं कहता हूं कि एक पॉजिटिव है, 660 करोड़ की है, लेकिन इन आंकड़ों के साथ एक आंकड़ा और देख लीजिए, और 1400 करोड़ की आपको ऑप्शंस की खरीदारी का। अब आप सब मिलाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भारी भरकम खरीदारी हुई है, लेकिन दिक्कत की बात इसी आंकड़े में, जो कि 1400 करोड़ की खरीदारी का। ये दिक्कत की बात इसलिए, एक और एफआईज अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और वो पोजीशन वो शिफ्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी तरह से पुट में, और वो निफ्टी के पुट खरीद रहे हैं, बैंक निफ्टी के पुट खरीद रहे हैं। यानी कि बाजार की तेजी को लेकर वो कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस नहीं है। डर ये है कि किसी भी तरफ बाजार बड़ा मूव दे सकता है, और अगर बड़ा मूव दे सकता है तो फिर इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट या लॉन्ग ना रह जाए, वहां पर अपनी पोजीशन को खत्म कर ली जाए और कॉल और पुट ऑप्शंस के जरिए ट्रेड किया जाए, और उसमें भी प्रेफरेंस साफ तौर पर पुट की है। और दिक्कत की बात ये, जब हम डेटा एनालाइज करेंगे हर्षदा, बहुत लोअर लेवल के पुट्स एफआईज की तरफ से खरीदे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एफआईज का रुझान बहुत क्लियर है, कैश मार्केट में उन्हें बेचना है, वायदा कारोबार में उन्हें सावधान रहना है। अब डोमेस्टिक फंड्स एक हद तक उनकी बिकवाली का सामना कर सकते हैं, ग्लोबल संकेत कमजोर होते हैं, ईटीएफ के रिडेम्पशंस बढ़ते हैं, तो एफआईज की ये खरीदारी के डेटा देखने को मिलेंगे, इसमें मुझे संदेह है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। इस बीच भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी रहेगी, आज आपके लिए ओपनिंग ट्रेड क्या बनेगा, इस पर नजरें रहेंगी। कोशिश जरूर है 7900 पर वापस आने की। एसजीएक्स निफ्टी वही संकेत दिखा रहा है, लेकिन कमजोर ही माहौल है। जीडीपी के आंकड़ों पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एचएसबीसी इंडिया की चेयरमैन नैना लाल किडवाई, ईडलवाइस सिक्योरिटीज के प्रेसिडेंट एंड सीईओ विकास खेमानी, इन सब की राय है, वो आपके लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। आज की क्यूज बेहद खराब है, खासतौर से हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सेल ऑफ, और इस बीच एफआईआई की ओर से भी बिकवाली के आंकड़े बढ़ते हुए, लेकिन वायदे बाजार की पोजीशंस अनिल फिर के और नेगेटिव साइड पर बढ़ रही हैं, शॉर्ट पोजीशंस फिर से एक्टिव हो गई हैं। एक्चुअली डेटा नेगेटिव साइड पर, शॉर्ट्स के बजाय हर्षदा लॉन्ग पोजीशन कम ज्यादा होती दिख रही है, ये ज्यादा संकेत दिखा। आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में 2 करोड़ शेयर कम हुए हैं, यहाँ पर तेजी की पोजीशन ट्रेडर्स ने कम की है। बैंक निफ्टी में आप देखिए 23,000 शेयर कम हुए हैं, यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन कम होती हुई दिखी है। निफ्टी में कोई खास ओपन इंटरेस्ट में बदलाव है नहीं, वहां पर भी पोजीशन अनवाइंड होती हुई दिख रही है। अब आज के लिए जो इंटरेस्टिंग डेटा अगर दिख रहे हैं, एक और ये है कि जो हम बात करते हैं कि पुट 7,200 से लेकर 7,500 की रेंज में जिस तरह से एफआईज की तरफ से दमदार पुट में खरीदारी हो रही है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रही है, और इंडिकेशन ये दे रही है कि क्यों एफआईज इतने नीचे के पुट खरीद रहे हैं, और क्या वजह है कि उन्हें इतना कमजोरी वाला मार्केट दिखता है। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स को एफआईज ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, और अगर उस लिहाज से पुट के एक्शन को आप देखें तो फिर आपको नेगेटिव साइड पर दिखता है। अब इन सबके बीच में पुट कॉल रेशियो देखें 1.03 पर आ गया। वैसे आप पुट कॉल रेशियो को देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि काफी बढ़कर आया है, जो सीरीज के अंत में 0.74 पर था, 2 ही ट्रेडिंग सेशन में इतना बढ़ा है। जाहिर सी बात है कि नेगेटिव साइड पर या ओवरबॉट दिखेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आज एकमात्र अगर पॉजिटिव आप देखना चाहें तो वो थोड़ा पुट कॉल रेशियो में दिख रहा है। इसकी वजह यह कि जो पुट कॉल रेशियो बढ़ा है वो इस वजह से बढ़ा है कि पुट्स में खरीदारी ज्यादा होती हुई दिखी है, पुट में एक्शन ज्यादा होता दिखा है, यानी कि वहां पोजीशन मंदी की है। तो उस लिहाज से मैं कहूंगा कि एकमात्र पॉजिटिव यही दिख रहा है। अब एक बड़ा ट्रिगर जो आज के लिए, जिस लेवल की बात हम कल भी कर रहे थे कि 8,000 के ऊपर बाजार का टिका रहना काफी जरूरी है, तो ही बाजार में आप तेजी के बारे में सोचिए। काफी कुछ वक्त कल बाजार ने 8,000 के ऊपर बिताया भी, लेकिन फाइनली हमने क्लोजिंग नीचे दी, और अब आज जिस तरह से गैप डाउन क्लोजिंग का संकेत है, अब आपके लिए 8,000 के पार निकलकर टिक पाना बेहद मुश्किल काम है, ये संकेत साफ है। अब इससे दिक्कत बड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी वायदा कारोबार में, और वो दिक्कत इसलिए बढ़ेगी कि 8,000 के लेवल पर आप देखिए 48 लाख शेयर पुट में ओपन इंटरेस्ट करा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और जब आप किसी एक बड़े लेवल के नीचे ट्रेड करते हैं, डिसिसिवली ट्रेड करते हैं, तो फिर दिक्कत ये कि अनवाइंडिंग का प्रेशर काफी बढ़ेगा। यानी कि जिन ट्रेडर्स ने पुट बेचे हैं, तेजी की पोजीशन बनाई है, उनके लिए आज बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आपकी जब नीचे की डाउन साइड रिस्क खुलती हुई नजर आती है, तो आज सुबह गैप डाउन ओपनिंग के बाद इनका अनवाइंडिंग का या यूं कहें कि पुट में खरीदारी का एक दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है। और अब बाजार में आपको तेजी का मूड तभी बनाना है जब बाजार 8,000 के पार निकलकर या यूं कहें 8,000 8,050 के जोन के पार निकलकर टिक पाए।
गैप डाउन ओपनिंग के बाद अब 8000 के लेवल के आसपास पहुंचना भी मुश्किल होता हुआ दिखेगा। तो दिक्कत है खासतौर से आज के सेशन में ये जो पुट में भारी भरकम बिकवाली हुई है, भारी भरकम तेजी की जो पोजीशन बनी है, ये जो आज घटती हुई नजर आएगी, ये बाजारों पर और दबाव बनाएगी। तो एक तरफ बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, वायदा कारोबार के आंकड़े साफ तौर पर देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से पोजीशन अनवाइंडिंग होने का खतरा है। और तीसरी दिक्कत यह है कि वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं और ट्रेडर्स का इंटरेस्ट कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी कम होता हुआ दिख रहा है, यानी कि खरीदारी का मूड है नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो वायदा कारोबार में संकेत ये दे रहे हैं कि दबाव बढ़ना चाहिए। ओके, या और फिर अनिल, इस लिहाज से आज का ओपनिंग ट्रेड क्या होगा, फिर ओवरऑल क्या रुझान रखना चाहिए? क्योंकि अब तक हम कह रहे हैं कि आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर चले, गिरावट आती है तो खरीदारी करें, लेकिन इन क्यूज पर क्या खरीदारी करना डिप्स पर ठीक है? नहीं, और वो इसलिए क्योंकि फैक्टर्स आपके लिए काफी हद तक नेगेटिव टर्न होते हुए दिख रहे हैं, डेटा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और डेटा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक आप 8000 के ऊपर अब क्लोज न दें तब तक आप तेजी के बारे में सोचे नहीं, और ज्यादा सेफ रहना चाहें तो फिर 8050 के ऊपर की क्लोजिंग आपको चाहिए। अब आज के लिए जो डेटा लोअर साइड पर इंपॉर्टेंट है, जिसकी कल भी हम बात कर रहे हैं कि 7920 7925 पहला लेवल है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। कल हमने उस लेवल को तोड़ा नहीं, बच गए हम 25-30 पॉइंट से वहां पर, लेकिन चूंकि आज गैप डाउन ओपनिंग होगी तो उसके बाद आपके लिए अब बहुत ज्यादा मौके हैं नहीं लॉन्ग पोजीशन में बने रहने के। मुझे लगता है फिर थोड़ी सी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। हो सकता है बेहद गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक बाउंस आपको बाजार दे, बाउंस आने की संभावना पूरी बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा नहीं कि आप वन साइड फॉल बाजार में देखेंगे या तुरंत बाजार बहुत ज्यादा टूट जाए कर जाए, हो सकता है आपको बाउंस मिले। तो बाउंस में निकलने के बारे में सोचें बजाय ये कि लोअर लेवल से खरीदारी करने के बारे में सोचें। आज जो मार्केट दिखा रहा है वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि सेल ऑन राइज का मार्केट बनता हुआ दिख रहा है, बजाय इसके कि आप कॉन्ट्रा ट्रेड लें या बाय ऑन डिप्स के लिए ट्रेड करें। तो सबसे पहले आपका लेवल है 7920 7925 के आसपास। अगर आप उन लेवल के आसपास खुले तो फिर थोड़ा बाउंस का इंतजार कर लें, लेकिन अगर उन लेवल के नीचे खुले और टिक जाए तो फिर आप ये मान के चले कि 7800 बहुत जल्दी बाजार में आपको इस हफ्ते आते हुए दिख सकता है। तो डाउन साइड रिस्क आपको 150-200 पॉइंट की खुलती हुई नजर आएगी निफ्टी पे, तो फिर उसके बाद लॉन्ग पोजीशन में बने नहीं रहना है। और अपर साइड में मैंने कहा कि 8000 के ऊपर ही तेजी के बारे में सोचेंगे। तो ये है लेवल्स अहम बाजार के लिहाज से। 8000 के पार निकलते हैं तभी तेजी के बारे में सोचिए, वरना आप शायद मुनाफा वसूली पर जोर दें या फिर साइड लाइन्स पर बैठे और देखिए क्या ट्रेंड उभर कर आता है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस रहेगा जीडीपी के नंबर्स पर, कितने खराब नतीजे आंकड़े रहे हैं उस पर एक चेक लेंगे और साथ ही बताएंगे आपको कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस पर अपनी क्या राय बना रहे हैं। बने रहिए CNBC आवाज पर। इकॉनमी की सेहत की बात करते हैं जहां पर किसी तरह के सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। भारतीय इकोनॉमी में रिकवरी की बड़ी बड़ी बातों के बीच कल शाम निराश करने वाले आंकड़े आए। पहले तिमाही के जीडीपी नंबर हो या फिर कोर सेक्टर की ग्रोथ, दोनों ने उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। वित्तीय घाटे के आंकड़ों ने भी निराश ही किया है। पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 0.5% लुढ़की है। इकोनॉमी की सेहत पर बात करने के लिए चलते हैं बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या के पास। प्रदीप, बताइए तस्वीर कैसी दिख रही है और कितनी खराब होती दिख रही है? सबसे पहले बात करें अगर जीडीपी की, 7.5 के मुकाबले 7% पे आया है, लेकिन वहीं आजकल लोग जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड देखते हैं, वो 6.8 की उम्मीद थी, 7.1 आया, तो वो तो अच्छा है। थोड़ी कंफ्यूजन है जीडीपी के आंकड़ों को लेकर। एक तो देखिए 7% का आंकड़ा रिकंसाइल ही नहीं होता, क्योंकि इसके पहले जब 7% हमने कंटिन्यूअस देखा था 90 के दशक में, उस समय कॉर्पोरेट अर्निंग्स 15% से बढ़ती थी। आज की तारीख में 7% की जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनियों का मुनाफा अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी की सारी कंपनियों को देखें तो बढ़ने की जगह आपको घटता हुआ नजर आता है। इसलिए वो तो सवाल अपनी जगह पे है, लेकिन अब एक मुद्दा ये भी है कि जीडीपी देखें या जीवीए देखें। जहां तक फिस्कल डेफिसिट का सवाल है, वो आंकड़ा इनफैक्ट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डेफिसिट ज्यादा है, लेकिन जो डेफिसिट ज्यादा है वो जानबूझ के किया गया है, क्योंकि सरकार को इस बात का अंदाजा है कि उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं रोड कंपनियों को प्रोजेक्ट्स मिलते हुए, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑर्डर निकलते हुए, तो ये ओवरऑल एक तरीके से अच्छा है।
असम्पशन यह है कि सेकेंड हाफ में इसका थोड़ा स्पिल ओवर इम्पैक्ट होगा, यानी सरकार ने आज खर्च किया तो जिस कंपनी को वो इनकम मिली वो सेकेंड हाफ में करेंगे। तीसरा आंकड़ा जो कोर सेक्टर का है वो अगर आप देखें तो जरूर चिंता में डालने वाला है, क्योंकि ज्यादातर कोर इंडस्ट्रीज में एक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम आगे आईआईपी पर भी आते हुए देखेंगे और उस लिहाज से जो आईआईपी का आंकड़ा आएगा वो कमजोर आएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो मैक्रो आंकड़े निकल कर आए हैं थोड़े कंफ्यूज करने वाले और थोड़ी चिंता बढ़ाने वाले ही लगते हैं। और इकोनॉमी से जुड़े निराशाजनक आंकड़ों के बाद आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती कर सकता है। हालांकि इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि अब 0.25% की कटौती से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये महंगाई के और दूसरे आर्थिक आंकड़ों को अगर देखें तो क्या लगता है आपको कि इस बार ब्याज दरों में कटौती होनी संभव है, और होगी तो कितनी आप उम्मीद करते हैं? वैसे ब्याज तो नीचे आएगी, और आप बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछे हैं कि जो इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आए, जो इन्फ्लेशन जो घट रही है उससे इंटरेस्ट रेट को अब नीचे आने की तो बहुत ही उम्मीद सभी के पास है, और गवर्नर तक भी कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन चेक में आएगा तो ये ब्याज को जरूर नीचे ही लाएंगे। तो शायद अब ये 3-4 महीने जो इस साल में बाकी है 25 बेसिस पॉइंट्स तो हो गई, शायद 50 बेसिस पॉइंट्स तक भी नीचे आ सकते हैं। पर जहां तक आरबीआई और आरबीआई गवर्नर ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, असर तो तभी पड़ेगी बिजनेस पर जब जो ब्याज हमारे बैंक इंडस्ट्री को चार्ज करते हैं उसे नीचे आना है, और वो तभी नीचे आएगी जब हमारे बैंक के एनपीएज बस में आए, और जहां तक लिक्विडिटी और जो पैसे अवेलेबल हों कंपनीज को बोरो करने के लिए, तभी हम देखेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट जहां कंपनी तक पहुंचती है वो नीचे तक आए। ब्याज दर अगर घटती भी है तो उसका पूरा फायदा मिलना चाहिए इंडस्ट्री को, जो अब तक नहीं नजर आ रहा है। वहीं ईडलवाइस सिक्योरिटीज के प्रेसिडेंट और सीईओ विकास खिमानी का मानना है कि कंपनियों के लिए वॉल्यूम ग्रोथ बहुत जरूरी है, जो अभी तक नहीं दिख रही है। वॉल्यूम ग्रोथ है वो कोई भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो वॉल्यूम ग्रोथ जो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होगी तो उसका प्रेशर मार्जिन पे भी पड़ता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कम रहता है। सो आई थिंक सब कुछ लिंक्ड अकॉर्डिंग टू मी वॉल्यूम रेट ग्रोथ से है। सो जब भी जीडीपी की ग्रोथ भी इंप्रूव हो रही है तो हम लोग यही देखना चाहते हैं कि जो ग्रोथ आएगी वॉल्यूम रेट ग्रोथ कब तक आएगी। जैसे वॉल्यूम धीरे धीरे इंप्रूव होता है उससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है, उससे मार्जिन इंप्रूव होता है और उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, एंड वो फिर एक पूरा चक्का चल पड़ता है। तो आई थिंक क्रिटिकल थिंग टू वॉच इज वॉल्यूम रेट ग्रोथ इन एवरी इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली इसको अगर लीड करती है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चालू होती है तो वहां से कंजम्पशन ऑफ कोर इंडस्ट्री स्टार्ट्स, एंड वहां से पूरा धीरे धीरे इकोनॉमी का चक्का चालू हो जाता है। वक्त हुआ इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे टॉप 10 स्टॉक्स, जहां पर आज पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, और इराद पर सन फार्मा भी रहेगा जिसने ऑस्ट्रेलिया में ओपीएट्स बिजनेस खरीद लिया है। डिटेल्स इस पर ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चीन के खराब पीएमआई आंकड़ों से एशियाई बाजारों पर दबाव बढ़ा। फेड दरों पर अनिश्चितता के बीच अमेरिका और यूरोप के बाजारों में भी गिरावट, और एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट नीचे। अमेरिका में प्रोडक्शन गिरने से क्रूड में दिखी 9% तक की तेजी। ब्रेंट के भाव $52 के ऊपर। पहली तिमाही में उम्मीद से कम रही जीडीपी 7.5% से घटकर 7% हुई। कोर सेक्टर नंबर्स ने भी किया निराश, 4.1% से घटकर पहुंचा 1.1% पर। अप्रैल जुलाई में वित्तीय घाटा 26% बढ़ा। आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक को बताया देश का सबसे महत्वपूर्ण बैंक। किसी खतरे से बचने के लिए इन दोनों के लिए बढ़ाई कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत। एचडीएफसी बैंक का कर्ज 0.35% सस्ता, 9.35% की दरों के साथ सबसे सस्ता लोन देने वाला बैंक बना एचडीएफसी बैंक। केनरा बैंक ने भी घटाया टोकन रेट। पेट्रोल ₹2, डीजल 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता। इस महीने तीसरी कटौती। बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर
26 रुपए सस्ता। ETF के दामों में भी 11.5% की गिरावट। और आज आएंगे ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े। मजबूत ग्रोथ कायम रहने की उम्मीद। मारुति और अशोक लेलैंड में सबसे ज्यादा रफ्तार की उम्मीद। किन स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, उस पर अब नजर रखते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स लेकर हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ है। नियति, सोनम, पूजा और वरुण। शुरुआत नियति आपसे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां IOC, BPCL और HPCL आपके रडार पे होने चाहिए और साथ साथ में एविएशन स्टॉक्स भी आपके रडार पे होने चाहिए। पेट्रोल के दाम 2 रुपए सस्ते हो गए हैं, वहीं डीजल के प्राइसेस 50 पैसे यहाँ पे सस्ते कर दिए। तीसरी कटौती है इस पूरे महीने में। साथ साथ में ETF के जो दाम है वो 11.6% के आसपास घटा दिए गए हैं और गैर रियायती LPG के दाम भी यहाँ पर 26 रुपए 12 पैसे के आसपास प्रति सिलेंडर यहाँ पर घटा दिए गए हैं। IIFL होल्डिंग्स का काउंट आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर ओपन ऑफर के जरिए फेयरफैक्स IIFL होल्डिंग्स का 26% हिस्सा ओपन ऑफर के जरिए खरीदेगी, जिसके लिए कंपनी को CCI की मंजूरी मिल चुकी है। आज सारे के सारे ऑटो कंपनीज रडार पर रखिएगा, क्योंकि सारी कंपनियां अपने अगस्त महीने की बिक्री के आंकड़े घोषित करेगी। पिछले महीने की तरह इस बार भी आंकड़े मजबूत रहेंगे। फिर से MHCV प्लेयर्स को सबसे ज्यादा मदद मिलती हुई दिखाई दी है। नए लॉन्चेस के कारण पैसेंजर व्हीकल्स का परफॉर्मेंस मजबूत रहेगा, लेकिन 2 व्हीलर्स के प्रदर्शन थोड़ा सा खराब रहेगा, जहां पे मानसून कमजोर रहा है और रूरल मार्केट की हालत भी बेहद ही कमजोर है। मारुति सुजुकी की बात करें तो परफॉर्मेंस मजबूत रहेगा। नए लॉन्चेस सियाज, सेलेरियो, ऑल्टो के कारण आंकड़े मजबूत रहेंगे। कुल बिक्री में 9% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन एक्सपोर्ट के फ्रंट पर थोड़ी सी निराशा आ सकती है। महिंद्रा की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैटिश रहेगा, जहां पर ट्रैक्टर की बिक्री में एक गिरावट की उम्मीद है लगभग 10% की। वही ऑटो बिक्री बेहद ही मामूली बढ़त दिखाएगा, आधे % की, मतलब कुल बिक्री में 3% की गिरावट की उम्मीद है। टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैट रहेगा, 41,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा आ सकता है, जहां पर पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री अब भी कमजोर है, लेकिन MHCV सेगमेंट से सपोर्ट मिलेगा। अशोक लेलैंड से फिर से एक आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जा रही है, जहां पर MHCV सेल्स बेहद ही मजबूत चल रहे हैं। कुल बिक्री में 35% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। और आखिर में बजाज ऑटो, इनका परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैट दिखाई देगा, जहां पर 3 व्हीलर से अभी तक कोई तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 3 से 3.5 लाख की यूनिट्स की कुल बिक्री देखने को मिल सकती है। 2 बैंकिंग काउंटर्स HDFC बैंक और कैनरा बैंक भी आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पर HDFC बैंक ने अपने बेस रेट के ब्याज दरों में 0.35% की कटौती की, जो कि अब घटकर 9.35% हो चुकी है, जो कि आज से लागू होगी और इस वक्त ये इंडस्ट्री का सबसे कम बेस रेट है। और कैनरा बैंक ने भी इसके अलावा अपने बेस रेट में कटौती की है 0.1% की, जो इस वक्त 9.9% की है और ये जो है वो 3 सितंबर से लागू होगी। अब कल हुए कुछ फंड एक्शन पर नजर डाल देते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर में डॉयचे बैंक इंटरनेशनल एशिया ने 64,22,000 शेयर खरीदे हैं। 67.58 के भाव पे यह सौदा हुआ है और इसी रेट के आसपास स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन मॉरिशस ने भी करीब 51,51,000 शेयर खरीदे हैं। वहीं आई शेयर इंडिया इंडेक्स मॉरिशस ने 47.47 लाख शेयर बेचे हैं। इस कंपनी के 67.62 के भाव पे यह सौदा हुआ है। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा में भी फंड एक्शन देखने को मिला है। DB इंटरनेशनल की तरफ से 21 लाख शेयर्स करीब 1150 रुपए प्रति शेयर पर यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है और आईशियर्स इंडिया फंड ने भी कंपनी के करीब 17 लाख शेयर्स 1160 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में DB इंटरनेशनल एशिया ने करीब 30,13,000 शेयर बेचे हैं। 755 रुपीज के आसपास ये सौदा हुआ है। वहीं आई शेयर इंडिया इंडेक्स मॉरिशस ने 26,25,000 शेयर खरीदे हैं। 757 रुपीज 24 पैसे के आसपास ये सौदा होते हुए नजर आया। कल स्टॉक में करीब 3.5% की गिरावट देखने मिली और एकदम ठंडा नजर आ रहा है IPO का बाजार। प्रभात डेयरी का IPO आज बंद होगा। अब तक सिर्फ 20% सब्सक्राइब हुआ है। इसका प्राइस बैंड 140 से 147 तक का है। सद्भाव इंफ्रा को भी आज उसका दूसरा दिन है। कल तक सिर्फ 12% यहाँ पर 12 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है। इसको सिर्फ अभी तक 33 लाख की ही बोलियां मिली हैं, विजवी जो 3 करोड़ के आसपास इन्होंने ऑफर किया है। इसका प्राइस बैंड 100 से 103 रुपए का है। तो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स होंगे। बात करेंगे सुमित बगाड़िया, अमरीश बलेगा और गौरव बिस्ता से और जानेंगे आज आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। बने रहिए हिंदी से आवाज। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। हमारे साथ सुमित बगड़िया और अमरीश बलिगा दोनों कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। अमरीश,
डेटा काफी कमजोर आते हुए दिखें कल शाम, चाहे वो कोर सेक्टर की ग्रोथ के देखें या फिर जीडीपी के। क्या लगता है बाजारों पर दबाव बनेगा खासतौर से तब जबकि क्रूड में बड़ा उछाल दिख रहा है, तो क्या इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं? इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स भी नेगेटिव है, इंटरनेशनली भी जो चाइना का डेटा है दैट वाज नेगेटिव, क्रूड हैज मूव्ड अप, इवन दैट इज नेगेटिव टू सर्टेन एक्सटेंट। पर मुझे लगता है कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मार्केट्स आई थिंक क्लियरली विल ओपन विद अ गैप, आई थिंक 90 पॉइंट्स का गैप है, गैप डाउन। And I think because of this data, the government, would be forced to act faster than what they have done in the last 15 months. So, शायद इसके कारण it is very much possible that we could have the investment cycle starting off, at least in the next 2 or 3 months. And I think that will be the biggest positive, number one. Number two, because of this data, clearly I think RBI will have enough reasons to cut rates going ahead in the September policy. So I think that could be the second, like major positive. So I see this as a buying opportunity. क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि markets will go below that 7750, 7800, that support level. तो आज के दिन में I think one should be looking at buying. Okay. टेक्निकली स्थिति क्या दिख रही है आपको सुमित? जैसे अमरीश कह रहे हैं कि शायद एक अपॉर्चुनिटी रहेगी डिप्स पर खरीदारी करने की, क्या चार्ट से वो संकेत मिल रहा है? क्योंकि कल हमने देखा फिर से सेल ऑफ आया और आज ऑफ कोर्स वो गैप डाउन ओपनिंग के पूरे संकेत। गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल हर्षदा, जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज्यादा रेंज बाउंड चल रहा है और अभी जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि फिलहाल आज का दिन तो एक बार मंदी में रहेगा। प्योरली इंट्राडे की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ और एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद इंट्राडे में हमको 7850 या 7800 के लेवल भी इजीली हमको देखने को मिल जाए। कल की क्लोजिंग से ऐसा लग रहा है कि 90 पॉइंट तो इजीली नीचे खुलना चाहिए, तो यानी कि 7800 के लेवल बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है बनने की। ओवरऑल जिस तरह से क्रूड ने पिछले 3 दिन में उछाल दिया है उसकी वजह से भी ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के ऊपर दबाव बन रहा है और क्रूड का अगर हम उछाल देखेंगे तो पिछले 3 सेशंस में 8% का हमको उछाल देखने को मिला है, जो कि $40 से सीधा सीधा $48 तक आ गया है। तो मुझे लगता है एक नीजेंट रिएक्शन उसकी वजह से भी देखने को मिल रहा है निफ्टी के ऊपर और वहां से भी एक सेलिंग मिल रही है। प्लस ओवरऑल जो ग्लोबल सिनेरियोस चल रहे हैं उसके साथ तो मार्केट गिर ही रहा है और एक आज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेल ऑफ लग रहा है और 80 से 90 पॉइंट तो गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद शायद 50-60 पॉइंट का और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। ओके, तो कुछ और कमजोरी हो सकती है, लेकिन चार्ट्स के लिहाज से एक लेवल जो जानना चाहता हूं मैं स्पेसिफिकली सुमित, वो ये बताएं कि किस लेवल के नीचे निफ्टी आज ट्रेड करने लगे तो फिर आप ये कहेंगे कि लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए अब? देखिए अनिल जी, जब तक ये मेजर जो सपोर्ट इसका 7750 या 7700 जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं नीचे में इसमें एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। यानी कि अगर 7800 अगर मिल जाता है तो जैसे आपको ध्यान रहा होगा कि हम कॉन्ट्रेरियन व्यू लेके चल रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, जब भी एक बड़ा सेल ऑफ आता है तो वहां से हमको बाइंग करना चाहिए क्योंकि एक रिकवरी शार्प देखने को मिलती है और जनरली मार्केट्स में ये पिछले 7 दिन से ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट उल्टा कर रहा है। यानी जब सडन तेजी आती है उसके बाद जब लॉन्ग बाइंग करने की सोचते हैं तो वहां से मार्केट गिर जाता है और एक सडन जब सेल ऑफ आता है और वहां से सोचते हैं कि सपोर्ट टूट चुका है, मंदी आएगी, तो वहां से एक पुलबैक और एक रिकवरी देखने को मिलती है। ये सेम चीज मुझे लगता है कि ऐसे ही होने वाली है। अगर 100 से 150 पॉइंट निफ्टी नीचे मिलती है तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, इनफैक्ट वहां पे हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए विद ए स्टॉप लॉस। तो जो मेजर जोन रहेगा वो 7750 का स्टॉप लॉस रहेगा। 7800 7820 के पास अगर निफ्टी मिले तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ओके, ये फिलहाल रहा है निफ्टी के ट्रेड के लिहाज से, लेकिन कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और बैंक्स स्पेशली एक्टिव रहेंगे। अमरीश, आरबीआई ने जो लिस्ट निकाली और डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, 2 बैंक्स का नाम आया है, एसबीआई और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक। ये बहुत बड़े बैंक है और दे टू बिग टू फेल। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट इन बैंक्स को ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी लगातार। ऑफ कोर्स बैंक्स ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त कैपिटल है एंड दे बीन अहेड ऑफ द कर्व, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का इन बैंक्स पर आगे? No, impact तो पड़ेगा because of this clearly the return on capital will come down to a certain extent, and I think this is a nice way of RBI telling these banks that yes, we are worried, but we are not saying it in so many words. So we are saying that you are actually important and because of which systematically very important, और इसके कारण आप कैपिटल इंक्रीज कीजिए एंड नॉट बिकॉज ऑफ आवर कंसर्न्स ऑन योर एनपीएस। तो क्या स्टॉक्स पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। दोज हु कैन पॉसिबली रीड बिटवीन, भले ही वो कहें कि भाई हमारे पास है सफिशिएंट कैपिटल, लेकिन जो कुशन अब तक वो रख रहे थे वो कुशन भी तो वापस रखना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो क्या ऐसे में
शॉर्ट करने के लिहाज से एक मौका ढूंढा जाए सुमित, तो दोनों में से कौन सा बैंक सही होगा? SBI या ICICI, या दोनों ही बेचेंगे या दोनों खरीदेंगे आप नीचे? नहीं अनिल जी, एक बार फिलहाल आज का दिन अगर आप समझे देखें हम मार्केट को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सब में एक सेल ऑफ आएगा, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो जहां तक बैंक निफ्टी से और बैंक निफ्टी से रिलेटेड सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि ICICI बैंक एक बार चार्ट्स पे लुक्रेटिव लग रहा है सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। फिलहाल इंट्राडे में मुझे ऐसा लगता है कि ICICI बैंक में हमको इजीली 15 रुपए तक का एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, यानी 4 से 5% की देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक हमको सेल ऑफ देखने को मिले मार्केट्स के अंदर। तो ICICI बैंक में प्रेजेंट लेवल्स पे ये समझता हूं कि सेल करके चलें, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद हमको 260 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिले। तो सबसे बड़ा शॉर्टिंग कैंडिडेट जो अभी लुक्रेटिव लग रहा है वो है ICICI बैंक, इसको एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से 283 का स्टॉप लॉस रहेगा, कल की क्लोजिंग 277-78 के पास है। सेल करेंगे तो हमको इमीडिएटली नीचे में टारगेट्स देखने को मिलेंगे 260 से 265 लेवल्स। और इसके सामने HDFC बैंक कितना प्रोमिनेंट तेजी का प्ले दिख रहा है। उन्होंने 0.35% की दरों में कटौती की है और सबसे सस्ता लोन HDFC बैंक इस समय दे रहा है 9.35% पर। देखिए अर्षदा, अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे तो कोई भी बैंक्स खराब नहीं है, चाहे वो फिर ICICI बैंक हो, SBI हो, HDFC हो। बट इसमें अगर प्योर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखना चाहें तो HDFC बैंक के अंदर भी एक यहाँ से एक छोटा सा एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज मार्केट्स में एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। इसके लिए HDFC बैंक का जो मेजर सपोर्ट है वो है 1000 रुपीज, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी प्ले करेगा। अगर इसने 1000 लेवल ब्रेक किया तो फिर शायद एक बार शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के चलते ये 960-970 तक के लेवल्स दिखाएगा, और ऊपर में जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 1040। जिस भी दिन 1040 के ऊपर HDFC बैंक अगर क्लोज दे देता है तो फिर इसके अंदर मंदी खत्म हो जाएगी और इसके अंदर फिर तेजी ही देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये स्टॉक तेजी में 1100 और 1150 के लेवल्स दिखाएगा। यानी रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो है 1040 और सपोर्ट जो है वो 1000 लेवल्स। अगर 1000 ब्रेक करे तो शायद 960-970 के लेवल्स मिल सकते हैं वॉलेटिलिटी की वजह से। वो बहुत अच्छे लेवल्स होंगे लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए, और जिस भी दिन रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मेरा कन्विक्शन 1150 तक के लिए ओपन हो जाएगा। सो डिप्स में मैं HDFC में बाइंग सजेस्ट करूंगा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। आप बने रहेगा CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर। हमारे साथ है सुमित बगाड़ी और अमरीश बलीगा, और आप वायदे बाजार की पोजीशंस पर चर्चा करने के लिए गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जिस तरह का एक्शन कल देखने को मिला है, स्पेशली FIIs की ओर से लगभग 1400 करोड़ की बाइंग इंडेक्स ऑप्शन में हुई है, क्लियर संकेत ये दिख रहे हैं FII यहाँ पर वायदे बाजार के डेटा को देख कि लॉन्ग पोजीशंस ऐड नहीं हो रही हैं। तो क्या आज से फिर वो अग्रेसिव शॉर्ट साइड की पोजीशंस एक्टिवेट होंगी? क्या आप शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं निफ्टी में आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, अगर आप सिर्फ एक या दो पैरामीटर्स पे अगर कोई भी अगर आप राय बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से वो मुनासिब नहीं होगा। अगर आप 2 या 3 एक एक्स्ट्रा मैं आपको पॉइंट कहूंगा, अगर आप 8000 का कॉलर पुट कंबाइंड प्रीमियम अगर देखें, मैं कल के क्लोजिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ या परसों के, तो वहां पे आपको 380-385 तक के आपको प्रीमियम्स मिल रहे थे। जनरली जो एवरेज होता है वो है 250 तक का, 270 तक का, और काफी बार 225-230 में ट्रेड होता है। तो ये जो फैक्ट है कि 380 के करीब ट्रेड कर रही है, दर्शा रहा है कि काफी एक वाइल्ड मूवमेंट आने वाला है। पोजीशंस कौन से साइड में बनेंगी वो बोलना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हाँ, अगर 750 के नीचे ट्रेड हो रहा है तो मेरा मानना है कि फिर से एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं 7800, 7750 काइंड ऑफ लेवल्स को। तो अभी हम लोग फ्रेश शॉर्ट्स की तो नहीं, लेकिन हाँ पुट की सलाह जरूर देंगे क्लाइंट्स को। ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा वो रिस्क भी रहेगी कि प्रीमियम्स इरोड ना हो जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 7950 के नीचे मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट्स बनना चालू होंगे। अभी सिर्फ ऑप्शन आपको बाइंग दिखी गई है FIIs की। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे तो वो भी आपको नेगेटिव फिगर देखने मिलेगा। तो क्लियरली यहाँ पर सेल साइड की पोजीशंस और भी एक्टिव होती हुई दिखाई जरूर देंगी। कुछ स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे, स्पेशली ऑयल कंपनियां, चाहे वो केन इंडिया हो, ONGC, अमरीश 52 पर ब्रेंट, इनके लिए ब्लीडिंग पॉइंट यही था कि लगातार हमने देखा था कि कच्चे तेल में गिरावट आ रही है। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की? क्योंकि कल भी यहाँ पर ऑयल में कमजोरी थी या फिर उछाल आया था, लेकिन ONGC जैसा स्टॉक 1.5% टूटा। तो क्या अब रुझान बनेगा? शॉर्ट टर्म पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज लुकिंग एट द वर्ल्ड सिनेरियो, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, मुझे लगता नहीं कि दैट ऑयल विल सस्टेन टू लॉन्ग एट हायर लेवल्स, क्योंकि जो डिमांड इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। तो मुझे लगता है कि ये तो टेम्पररी रहेगा, एंड दिस कैन ओनली बी यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू गेट इन एंड गेट आउट क्वाइट फास्ट।
किन लेवल्स पर आप फोकस करेंगे इन ऑयल कंपनियों में, बीट इन ONGC या फिर केन इंडिया सुमित? देखिए हर्षदा, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड में जिस तरह के उछाल आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस से एक बार नीचे गिरेगा और मुझे जो ओवरऑल क्रूड ऑयल की रेंज दिखाई दे रही है वो 40 से 50 के बीच एक रेंज बाउंड चलते हुए दिख रहा है अगले 1 से 2 महीने या शायद 2 से 3 महीने भी हो सकता है। तो जहां तक ONGC का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इसके अंदर तेजी अभी जनरेट हुई नहीं है। ये स्टॉक में भी ऐसे ही जैसे क्रूड के साथ एक पुलबैक देखने को मिला है, सेम वैसे ही देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक एक बार वापस ये स्टॉक 220 215 के लेवल दिखाएगा। तो नीचे जब आता है 220 215 वहां पे अच्छा बाय बनेगा। प्रेजेंट लेवल पे ये बाय नहीं बन रहा है, शायद 10 रुपए की तेजी जरूर देखने को मिल सकती है, बट ऐसा नहीं लग रहा कि यहां से एक बड़ी तेजी मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है यहां से एक बार वापस ये ONGC स्टॉक वापस नीचे आएगा और नीचे में हमको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी 220 215 के आसपास। सेम चीज केन में अभी ऐसा ही हो रहा है। केन के अंदर भी पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू अपवर्ड रैली देखने को मिली है, बट ये 150-60 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। जब ये 160 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो फिर इसके अंदर एक तेजी बनेगी 180 से 200 रुपए तक। जब तक ये 160 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, स्टॉक वापस एक बार नीचे आएगा और 130-35 के लेवल पे आके एक बार वापस नीचे में इनको अपने को लॉन्ग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आई थिंक एक बार वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए और डिप्स पे वापस वेट करना चाहिए नीचे आने का और वहीं पे बाय करना चाहिए। प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये राय आती है। लेकिन इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर राय लेना चाहता हूं आपसे गौरव, और किस तरह का रुझान यहां पर बन सकता है? क्या शॉर्ट बनाने के मौके दिखते हैं? एक और जहां पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं, हालांकि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रूड के दाम तेजी से बढ़े हैं और रुपया कमजोर होता हुआ दिख रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव बनती हुई दिख रही है इन शेयरों के लिए। कहीं कोई शॉर्ट करने का मौका है किसी शेयर में, या फिर आप लोअर लेवल पर खरीदना चाहते हैं? देखिए OMCs का अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे, जब भी पेट्रोल प्राइसेस के या गैसोलीन प्राइसेस के कट वगैरह आते हैं तो उसमें कैसे अगर वीजा कैसे मूवमेंट वगैरह हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा उसमें नेगेटिविटी जनरली देखी नहीं गई है। होती है तो भी एक रफली 1 या 2 दिन की ही होती है। तो मेरा मानना है कि काफी अच्छे पोजीशन पे है। रादर कल तक जब पेट्रोल प्राइसेस के कट के पहले अनाउंसमेंट हुआ था, उसके पहले तक हमारे एंड पे हम लोग काफी बुलिश थे। HPCL एक ब्रेकआउट के कगार पे है, 840 के करीब शायद बंद हुआ है। मेरा मानना है कि अगर ये सस्टेन करता है तो आपको यहाँ से 20-30 रुपीज ज्यादा मिल सकते हैं। मैं निचले स्तर में बाय की नहीं कहूंगा राय, मैं कहूंगा स्टेबल होने दीजिए। ऊपर जब भी आएगा वापस, अगर 840-845 तक आ रहा है HPCL, तब आप बाय कीजिए। IOC काफी अच्छा लग रहा है, इसने भी शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दिया है, पोजिशंस बन रहे हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस एक्टिव हो रहे हैं। IOC बहुत ज्यादा फेवर प्लेयर नहीं है आप देखेंगे अगर ऑप्शंस का, तो लेकिन इस बार उसमें भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी गतिविधियां बढ़ रही हैं ऑप्शंस में। तो मेरा मानना है कि जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ ही है। लेकिन अगर आज थोड़ी डाउनफॉल अगर आता भी है, चाहे वो पेट्रोल प्राइस कट कीजिए या फिर आप निफ्टी अगर 100 पॉइंट डाउन SGX निफ्टी अगर वो आता है वो हिसाब से, तो मैं कहूंगा वेट कीजिए, स्टेबल होने दीजिए। जब वापस ऊपर आएगा तो मेरा रुझान पॉजिटिव ही रहेगा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। प्री ओपन सेशन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, साथ ही देखेंगे यहाँ पर रुपए की चाल कैसी रहेगी। इन तमाम ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच कल कुछ और नरमी देखने को मिली थी डॉलर के मुकाबले। लेकर आएंगे पहला सौदा, आप बने रहिए CNBC आवाज।